हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि अगर हम कहें 1930 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, लेकिन 1930 के अंदर इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया था। तो हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है, कंडीशन वारंटी में क्या डिफरेंस होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और इस बार भी पेपर में आए थे इसमें से क्वेश्चन। तो इसमें से कुछ टॉपिक और रहते थे जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो के साथ ही आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, इसके बाद आते हैं हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे-टेम्पटर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे-टेम्पटर क्या होता है? लेट द बायर बिहेवियर। ये कहता है कि जब बायर्स है ना, वो मार्केट से कुछ चीजें खरीद कर लेकर आता है तो उसको खुद ही सावधान रहना चाहिए। मतलब बायर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सोच समझकर जो सामान है वो खरीदे। ठीक है, तो कैवे-टेम्पटर इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स है। इट मीन क्वेश्चन बायर, लेट द बायर बिहेवियर। ठीक है, it is duty of the buyer to be careful while purchasing goods of its requirement, and its absence of the inquiry from the buyer. The seller is not bound to disclose every defect in the goods which he may be cognizant. ठीक है, तो मतलब ये कहता है कि जो बायर्स है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो गुड्स है, जो वस्तु है, उसको देख परख कर अच्छे से लेकर आए, क्योंकि ये बिल्कुल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं है कि उसके अंदर हर एक डिफेक्ट है उसको डिस्क्लोज करें। तो बायर को भी है ना, बायर को भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मतलब पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे-टेम्पटर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कैवे-टेम्पटर जो होता है लेट द बायर बिहेवियर। ठीक है, और जो कैवेट वेंडर होता है वो होता है लेट द सेलर बिहेवियर। ठीक है, ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे-टेम्पटर यही कहता है कि सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो लेट द बायर बिहेवियर। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट ले द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चॉइस ऑन द बायर देमसेल्फ। मतलब जब बायर्स है जो मार्केट से कुछ चीजें खरीद रखा है तो उसको अपनी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से देख परख कर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली डिफाइंड इन द सेक्शन 16। इसको सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन किया गया है कि देर इज नो इम्प्लाइड वारंटी ऑन द कंडीशन एज द क्वालिटी ऑफ द फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कि डॉक्ट्रिन कहता है, ये वाला जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि द डॉक्ट्रिन सेज दैट द सेलर विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, द बायर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ऑफ मेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर्स है उसको खुद ही अच्छे से देख परख कर है अपनी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग है वो वस्तु खरीदनी चाहिए। ठीक है, ओके। देखो, ये जैसे एग्जाम्पल बता रखा है कि लेट अस सी एन एग्जाम्पल ए बाउट ए हॉर्स फ्रॉम बी। ए है वो बी से घोड़ा खरीदता है। ए वांटेड टू एंटर द हॉर्स इन ए रेस। ए है, ठीक है, उसको मतलब रेस के अंदर उसको अपने घोड़े उसका भी पार्टिसिपेशन कराना चाहता है। ठीक है, उसको भी एंटर कराना चाहता है, लेकिन देखो टर्न आउट द हॉर्स वॉज नॉट कैपेबल ऑफ द रनिंग रेस ऑन द अकाउंट ऑफ बिगिन लेम। लेकिन है वो जो घोड़ा है वो क्या है, रेस के अंदर है, वो जो है रनिंग के अंदर जो दौड़ है उसके अंदर वो कैपेबल नहीं है, भाग नहीं पाता है। तो बट ए डिड नॉट इन्फॉर्म बी। लेकिन जब याद रखना, लेकिन ए ने जब घोड़ा खरीदा था ना तो बी को ये नहीं बताया था कि वो घोड़ा वो रेस के लिए ले रहा है। ठीक है, तो इस केस में सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो बायर्स है उसने अपने जो पर्पस था, जिस पर्पज के लिए उसने जो घोड़ा लिया है उसने उस पर्पज को उसने डिस्क्लोज नहीं किया था। तो यहाँ पर है ना वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर बायर है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने अपने जो पर्पस था, अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। ओके, अच्छा, जो ये कैवे-टेम्पटर है इसकी कुछ एग्जम्पशन है। ठीक है, क्या क्या एग्जम्पशन है ये देखो। किस केस के अंदर जो कैवे-टेम्पटर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा? फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर पर्पज। ठीक है, कि जब बायर ने है ना इन्फॉर्म कर दिया सेलर को ऑफ द पर्पज ऑफ द बाइंग द गुड्स। बायर है वो पहले ही बता रहा है कि सेलर को मुझे है ना ये जो वस्तु है वो इस काम के लिए चाहिए, तो उस केस के अंदर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको वही वस्तु दे जो वो मांग रहा है, उस पर्पज के लिए ही दे। ठीक है,
तो इट इज द इम्प्लाइड दैट ही रिलाइंग ऑन द सेलर जजमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर दैट एंज्योर द गुड्स मैच इज द डिजायर यूजेज। मतलब जो यूजेज जिस फिटनेस के लिए जो बायर्स ने जो गुड्स मांगे हैं, तो यहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उसको वही गुड्स दे। ठीक है, अब जैसे ए है, वो बी से साइकिल परचेज कर रहा है और उसने इन्फॉर्म कर दिया जो साइकिल है उसको माउंटेन ट्रेकिंग के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन बी ने उसको पुरानी साइकिल बेच दी और जो माउंटेन ट्रेकिंग वगैरह इनके अंदर क्या थी, इनकेपेबल थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैवे टेम्परेचर अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में कौन अप्लीकेबल, इस केस में जो है सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि बायर ने तो उसको अपना जो पर्पस था उसको बता दिया था। ठीक है, सेलर ने उसको सही जो वस्तु थी वो नहीं दी। ओके, गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम। जब बायर है वो बाय ए प्रोडक्ट अंडर ए ट्रेड नेम और ए ब्रांडेड प्रोडक्ट, द सेलर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजफुलनेस और क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। है कि बायर ने ना बता दिया था कि भाई उसको ये ब्रांड नेम की ये वाली जो चीज वस्तु चाहिए और उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन सेलर ने उसको फुलफिल नहीं किया। तो इस केस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो इसकी ये भी क्या एग्जम्पशन है किसकी, कैवे टेम्परेचर की। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अब देखो गुड्स हैं जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसके द्वारा बेचे गए हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में अब क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में तो कोई कुछ और बताया गया था और जो गुड्स जो उन्होंने दिया है सेलर ने उसमें कुछ और है। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, व्हेन द बायर बाय द गुड्स बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बेस के ऊपर गुड्स परचेज कर रहा है, लेकिन देयर विल बी एन एग्जम्पशन इफ द गुड्स डज नॉट मैच। लेकिन जो उसने गुड्स परचेज किया है वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं खा रहा है, तो इस केस के अंदर भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस केस के अंदर सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर कैवे टेम्परेचर है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। गुड्स ऑफ मर्चेंटाइबल क्वालिटी, ये क्या कहता है, सेक्शन 62 कहता है डील विद द एग्जम्पशन ऑफ द मर्चेंटाइबल क्वालिटी। द सेक्शन स्टेट दैट द सेलर हु इज सेलिंग गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन हैज ए ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स मर्चेंटाइबल क्वालिटी। मतलब भाई अब बायर ने बताया है कि उसको मतलब ये वाली क्वालिटी की वस्तु चाहिए, लेकिन वो है उसने किसी और मतलब अच्छी क्वालिटी की वस्तु नहीं दी, तो उस केस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, मतलब उसने बताया कि भाई उसके अंदर ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, लेकिन उसने उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है वो कमोडिटी नहीं दी, तो उस केस में भी सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद सेल बाय सैंपल, कि भाई सैंपल के द्वारा वस्तु बेच रहा है, अब सैंपल में तो कुछ दिखाया और दे दी कुछ और, तो उस केस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे टेम्परेचर है वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है, ए ने ऑर्डर दिया 50 टॉयज कार का विद बी को, ही चेक वन सैंपल, उसने एक कार का सैंपल चेक किया जो रेड कलर की थी, द रेस्ट ऑफ द कार टर्न आउट ऑरेंज, और बाकी ऑरेंज थी, तो हैंड द डॉक्ट्रिन विल नॉट अप्लाई एंड बी विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब उसने दिखाई रेड कार थी और बाद में दे दी ऑरेंज। ठीक है, तो बस सैंपल में उसने रेड दिखाई थी, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको रेड कार ही देनी थी। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यूजेस ऑफ ट्रेड, अब यहाँ पर देखो, अब सेलर ने बायर ने क्या बता दिया, उसको यूजेस बता दिया कि भाई मेरे को ये जो गुड्स है ना वो इस यूज के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी सेलर ने क्या करा, उस यूज के अकॉर्डिंग उसको कमोडिटी नहीं दी, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको वो कमोडिटी नहीं दी, तो इस केस के अंदर भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर आपका कैवे टेम्परेचर का रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। ठीक है, अब देखो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन, इफ द सेलर ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द बायर बाय फ्रॉड द कैवे टेम्परेचर विल नॉट अप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, जो सेलर है ना वो बायर से उसकी जो कंसेंट है, उसकी जो सहमति है, किसके द्वारा ले रहा है, फ्रॉड के द्वारा, या उसमें कुछ मिथ्या वर्णन करके या कुछ गलत वर्णन करके, इस टाइप से उसकी क्या ले रहा है, कंसेंट ले रहा है बायर की। तो आल्सो इफ द सेलर कंसील एनी मटेरियल डिफेक्ट, या कुछ ऐसे डिफेक्ट छिपा रहा है, तो उस केस में भी आपका कैवे टेम्परेचर है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में कौन पार्टी लाइबल होगी, सेलर है वो ही लाइबल होगा। ओके, इसके बाद आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड है। मान लो जो सेलर है उसको गुड्स की पेमेंट नहीं हो पाती है या हाफ पेमेंट होती है, तो उसको गुड्स के अगेंस्ट है कौन कौन से राइट मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या राइट मिलेंगे, देखो, an unpaid seller the certain right against the goods and the buyer. In this article we will refer to the section of the Sales of Goods Act 1930 and look at the rights of unpaid seller against goods, namely right of lien, ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांसिस्ट। ठीक है, देखो राइट ऑफ लैंड,
राइट ऑफ लेन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 1 सेक्शन 47 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अनपेड सेलर हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड, जिसके पास उस गुड्स की पोजेशन है या ओनरशिप है, कैन रिटेन द पोजेशन अंटिल पेमेंट, जब तक उसको पेमेंट नहीं हो पाती है गुड्स की तब तक उसके पास राइट है कि वो गुड्स को अपने पास रोक कर रख सकता है। उसकी जो पोजेशन है ना, उसकी ओनरशिप है, उसको अपने पास रोक कर रख सकता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल इन दी फॉलोइंग केसेस, किस केस के अंदर ये अप्लाई होगा। ठीक है, ही सेल्स गुड्स विदाउट एनी स्टिपुलेशन फॉर क्रेडिट, जब वो जो गुड्स बेच रहा है वो बिना उधार की शर्त पर नहीं बेच रहा हो। ही सेल गुड्स विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, वह वो बिना किसी उधार की शर्त के ऊपर माल बेच रहे हैं। उस केस के अंदर द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द क्रेडिट टर्म एंड एक्सपायर्ड, गुड्स है वो उधार बेचा गया था लेकिन जो उधार की जो टाइम पीरियड था वो उसका समाप्त हो गई, एंडिंग हो गई। बायर्स है वो क्या हो गया, इंसोल्वेंट हो गया। तो इन कंडीशन के अंदर वह गुड्स का जो पोजेशन है उसको अपने पास रोक कर रख सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो पार्ट डिलीवरी, मान लो देखो उसने गुड्स की है ना पार्ट डिलीवरी, मान लो गुड्स था उसकी जो हाफ डिलीवरी तो कर दी बायर को और कुछ और करनी बाकी है, तो तब तक जिसकी पेमेंट नहीं हो पाती है तो उसको ये राइट है, तो जो बाकी जो गुड्स बचा हुआ है उसके पास तो उसकी पोजेशन को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, द फर्दर सेक्शन 48 स्टेट दैट इफ द अनपेड सेलर मेक्स पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स then he may exercise the right of lien on remainder. This is valid unless there is a no agreement between the buyer and seller for weighing the line under part delivery. ठीक है, तो उसको राइट है कि जो बाकी जो माल है उसको अपने पास है, अपना जो पूर्वाधिकार है, ठीक है, उसका प्रयोग वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ लेन सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग, मतलब उसके जो पूर्वाधिकार की समाप्ति कैसे हो जाती है, कब हो जाती है, किन कंडीशन के अंदर उसकी जो राइट ऑफ लेन है उसकी एंडिंग मानी जाएगी, कब। अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 49 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अनपेड सेलर लूजेज हिज लाइन, किस केस में, इफ ही डिलीवर द गुड्स टू ए कैरियर और अदर बेली फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स है। ठीक है, जब सेलर है ना, सेलर क्या कर रहे हैं, एजेंट्स को, जब सेलर है गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, इफ ही डिलीवर द गुड्स, किसको डिलीवर कर रहे हैं, किसी एजेंट्स को या जो भी कैरियर्स वगैरह उनको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, बिना बिक्री के अधिकार को सुरक्षित लिए, और किस लिए, ताकि जो माल है वो किसके पास पहुंच जाए, क्रेता के पास पहुंच जाए, यानी बायर्स के पास पहुंच जाए। तो उस केस के अंदर भी राइट ऑफ लेन है वो की टर्मिनेशन, मतलब उसकी एंडिंग मानी जाएगी। ठीक है, When the buyer or his agent obtain possession of the goods lawfully, जब बायर्स ने या एजेंट ने गुड्स की पोजेशन को लॉफुली ले लिया है। ठीक है, यानी जो क्रेता है या उसका एजेंट है उसने जो सामान का अधिकार है ना वो लीगली अपने पास ले लिया है, उस केस में बाय वेवर, मतलब उसने इसके बदले में जो गुड्स की पोजेशन है उसके बदले में जो कंसिडरेशन है या त्याग है वो कर दिया है, तो उस केस के अंदर टर्मिनेशन ऑफ लाइन, उस केस कंडीशन के अंदर सेलर है उस माल को अपने पास रोक कर नहीं रख पाएगा। ओके, उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, मतलब जो सेलर है उसको माल को रास्ते में रोकने का अधिकार किस कंडीशन के अंदर है, द राइट इज द एक्सटेंशन टू द राइट ऑफ लेन, उसका ही एक विस्तार है। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट मीन दैट एन अनपेड सेलर हैज टू राइट द स्टॉप द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांसिट, रिगेन पोजेशन एंड रिटेन देम टिल ही फुल प्राइस, मतलब इस केस के अंदर क्या, अगर बायर सेलर है उसको फुल प्राइस नहीं मिल पाते अपने गुड्स के, तो सेलर को राइट है कि वो गुड्स को अपने पास है रास्ते के अंदर रोक कर रख सकता है और अपनी जो दोबारा से पोजीशन है वो ले सकता है। ठीक है, इफ एन अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड द बायर बिकम इंसॉल्वेंट देन द सेलर कैन आस्क द कैरियर टू रिटर्न द गुड्स बैक। ठीक है, अगर मान लो जो अनपेड सेलर है, ठीक है, उसने गुड्स की पोजीशन है बायर को दे दी, लेकिन बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर सेलर है वो जो कैरियर जिसने उसको माल जो दिया था, जो एजेंट था या कैरियर था, उससे गुड्स है उसकी वापसी ले सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसिट, ठीक है, ट्रांसिट, तो ये देखो सेक्शन 51 कहता है, अब देखो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट कब माना जाएगा, कि देखो यहाँ पर देखो अगर मान लो गुड्स है वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, जैसे मान लो
मतलब एक एड्रेस दिया गया था कि सेलर को एड्रेस दिया गया था कि माल है वहां पर पहुंचाना है, ठीक है। अब गुड्स से वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है लेकिन वो बायर के हाथ में नहीं गया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी सेलर को राइट है कि वो गुड्स को वहीं पर मतलब रोक सकता है, अपने अधिकार में ले सकता है, क्योंकि अभी वो बायर के हाथ में नहीं गया है। ओके, तो गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट फ्रॉम द टाइम द सेलर डिलीवर्ड देम टू कैरियर और ए बेली द ट्रांसमिशन टू द बायर्स। मान लो गुड्स हैं, उसको सेलर ने जो कैरियर्स है उसको दे दिया है, एंड बायर अंटिल द बायर और एजेंट टेक्स डिलीवरी ऑफ द सेड गुड्स, ठीक है। मतलब ये कहता है कि डेस्टिनेशन का ड्यूरेशन ऑफ डेस्टिनेशन कब मानी जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ डेस्टिनेशन तब मानी जाएगी जब गुड्स है ना, देखो जब डेस्टिनेशन माल है वो किस कंडीशन के अंदर वो राइट ऑफ लैंड का यूज नहीं कर पाएगा, जब वो माल है ना किसके पास चला जाए, क्रेता के हाथ में चला जाए। डेस्टिनेशन पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि जो माल है वो क्रेता के पास पहुंच गया है, बायर के पास पहुंच गया है, ठीक है। अब सम सिनेरियो ऑफ द ट्रांसिस्ट एंडिंग, किस कंडीशन के अंदर जो ट्रांसिस्ट है उसकी एंडिंग मानी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आता है द बायर और एजेंट ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन, जब बायर्स है या उसके एजेंट्स ने उसकी डिलीवरी है डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही ले ली है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डेस्टिनेशन है, जो ट्रांसिस्ट है, उसकी एंडिंग मानी जाएगी, ठीक है। इन सच केस में द ट्रांसिस्ट एंड वंस द डिलीवरी इज ऑब्टेन। सेकंड केस कहता है वंस द गुड रीच द डेस्टिनेशन, जब गुड्स डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, द कैरियर ऑफ द बैली इन्फॉर्म द बायर, और जो बैली का जो कैरियर है, जो एजेंट है, वो इन्फॉर्म कर देता है बायर को या उसके एजेंट को कि ही होल्ड द गुड्स, कि उसने गुड्स है वो ले लिए, तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्रांसिस्ट है उसकी एंडिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो मतलब उसका माल का जो मार्ग में रहना है वो समाप्त माना जाएगा, ठीक है। इफ द बायर रिफ्यूज द गुड्स एंड इवन द सेलर रिफ्यूज टू टेक देम बैक द ट्रांसिस्ट इज नॉट एन एंड, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर ट्रांसिस्ट की एंडिंग नहीं माना जाएगा। मतलब बायर्स है, उसने गुड्स को लेने से ही मना कर दिया और सेलर ने कह दिया कि भाई हम ये गुड्स वापस नहीं लेकर जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर ट्रांसिस्ट की एंडिंग नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो जो अनपेड सेलर है, देखो अगर मान लो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर के है, मतलब वो पेरिशेबल नेचर के मतलब क्या है, वो शीघ्र मतलब ऐसे है जो नष्ट होने वाले हैं, तो उस कंडीशन के अंदर है ना सेलर को राइट मिल जाता है कि वो गुड्स है उसको सेल कर सकता है, ठीक है। रीसेल वेयर द राइट ऑफ द रीसेल इज रिजर्व इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें स्पेसिफाई करा गया है कि सेलर है वो गुड्स को रिसेल कर सकता है अगर बायर है वो डिफॉल्ट करता है, बायर है वो फ्रॉड करता है, ठीक है। तो देन द सेलर रिजर्व द राइट ऑफ द सेल, तो सेलर है अपने जो गुड्स को रिसेल करने का राइट है वो अपने पास रख सकता है। ही कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम द ओरिजिनल बायर्स, और बायर्स है उससे डैमेज है उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं, यानी जो उसके डिफॉल्ट करने, उसका फ्रॉड करने से जो सेलर को उठानी पड़ी, ठीक है। प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, the unpaid seller can exercise his right of the withholding delivery of goods. This is similar to the right of lien and the quasi line, ठीक है। तो अगर मान लो वो बायर्स के पास नहीं पहुंची है प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो सेलर है, ठीक है, वो बायर को नोटिस देके गुड्स को रिसेल कर सकता है। अच्छा, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। अब अनपेड सेलर को बायर, पहला तो हमने पढ़ लिया गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट मिलते हैं, अब पढ़ेंगे जो अनपेड सेलर को बायर के अगेंस्ट क्या राइट मिलते हैं। तो देखो अगर मान लो उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर है, ठीक है, सेलर है उसको पूरे प्राइस नहीं मिल पाते हैं, तो जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है, प्राइस के लिए क्या कर सकता है, शूट कर सकता है। अगर मान लो बायर्स है वो गुड्स के प्राइस देने से मना कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो क्लेम कर सकता है। सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर मान लो जो गुड्स है वो सेलर ने डिलीवर कर दिए बायर को, लेकिन बायर उसको लेने से मना कर रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, ले नहीं रहा, तो उस कंडीशन के अंदर जो बायर सेलर है उसको लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पर सेलर को राइट है कि वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट है। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्यू डेट से पहले ब्रेच कर दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्यू डेट से पहले अगर मान लो बायर ने क्या कर दिया, बायर ने ब्रेच कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो सेलर है वो है डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो देखो इफ द रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डिलीवरी डेट ऑफ द गुड्स, मान लो कल डिलीवरी डेट थी और आज है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच कर दिया, तो सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर एज द
रिसाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट एंड सो द सेलर कैन शू फॉर द ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने ब्रेच किया उसके अगेंस्ट है वो कोर्ट के अंदर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। दिस इज कवर्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इज नोन द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, शू फॉर इंटरेस्ट है, अगर मान लो अगर स्पेसिफाई एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टी के बीच के अंदर इसके लिए, तो जो सेलर है वो बायर से इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वैसे तो दोनों पार्टी अपने आप डिसाइड कर लेती है, लेकिन अगर अगर मान लो दोनों पार्टी है उनके अंदर कोई स्पेसिफिक टर्म डिसाइड नहीं की गई है, तो स्टिल कोर्ट में अवार्ड द सेलर विद द इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू टू हिम एंड रेट, तो उस केस में कोर्ट भी बता सकती है भाई किस रेट से इंटरेस्ट है वो पे किया जाए। अच्छा, ये आते हैं ये जो डैमेज ऑफ नॉन डिलीवरी, देखो इसमें ये आता है जो बायर्स है, बायर्स के राइट है। ठीक है, बायर्स को कौन कौन से राइट मिलते हैं। ठीक है, तो बायर्स को कौन कौन से राइट है, ये है आपके बायर्स राइट अगेंस्ट सेलर। जो बायर्स है उसको कौन से राइट है, सेलर के अगेंस्ट है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से राइट है बायर को सेलर के अगेंस्ट है। डैमेज ऑफ नॉन डिलीवरी, अगर मान लो सेलर है उसने बायर को टाइम के ऊपर गुड्स की डिलीवरी नहीं की, लेकिन जिस वजह से जो बायर था उसको लॉस उठाना पड़ा, तो उस कंडीशन के अंदर जो बायर है ना वो सेलर के ऊपर जो उसको लॉस उठाना पड़ा उसके अगेंस्ट वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, मान लो सेलर है रोंगफुली या नेग्लेक्टफुली डिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। ठीक है, बायर्स को है गुड्स की डिलीवरी नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, बायर है उसको लॉस उठाना पड़ा, तो उस कंडीशन के अंदर जो बायर है वो सेलर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, अगर मान लो देखो, इफ द सेलर कमिट अ ब्रेच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बायर कैन अप्रोच द कोर्ट टू आस्क द सेलर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर देखो सेलर ने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच कर दिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई इस डेट पर वो ना कि जो सेलर है वो बायर को ये जो घोड़ा है या हॉर्स वगैरह सेल करेगा। ठीक है, लेकिन क्या करा, एक दिन पहले उसने क्या कर दिया, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर कोर्ट है वो जो सेलर है उसको ये दे सकती है, ये राइट दे सकती है कि भाई आपको है ना इस दिन आपको जो घोड़ा है वो देना ही पड़ेगा, किसको, बायर को। ठीक है, तो शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जो स्पेसिफिक काम कराने के अगेंस्ट भी आप उसको क्लेम कर सकता है बायर। सूट फॉर ब्रेच ऑफ वारंटी, अगर मान लो वो वारंटी है उसका ब्रेच कर देता है सेलर, तो उस केस के अंदर वो जो डैमेज है उसके अगेंस्ट है वो क्लेम कर सकता है, कौन, बायर। ठीक है, उसके बाद रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच कर देता है उस कंडीशन के अंदर भी ड्यू डेट से पहले ही, तो वो डैमेज के लिए क्लेम है वो कर सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए भी वो कर सकता है। फिर आता है ऑक्शन सेल। देखो ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम सुनते हैं जैसे न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर भी आते रहते हैं। ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है, एक पब्लिकली मतलब वस्तु की जो पब्लिकली नीलामी होती है ना, पब्लिकली जो सेल करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, किसमें क्या होता है, जो सेलर है ना वो क्या करता है, जो भी इच्छुक क्रेता होते हैं, जो भी बायर्स होते हैं, उनको वस्तु बेची जाती है, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड लगाता है यानी जिसकी सबसे ऊंची बोली होती है ना, सेलर क्या करता है उसको वस्तु बेच देता है। एन ऑक्शन सेल इज ए पब्लिक सेल, द गुड्स आर सोल्ड टू द ऑल द मेंबर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज हु आर असेंबल्ड इन वन प्लेस, एक जगह इकट्ठे होते हैं बोली के लिए, और सच इंटरेस्टेड बायर आर द बीडर, जो ये बायर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बीडर बोलते हैं। ठीक है, द प्राइस डेट दे आर ऑफरिंग फॉर द गुड्स इज बिड, जो प्राइस है जो वो ऑफर कर रहा है वो क्या बोलते हैं, बिड, जैसे बोलते हैं ना 1 लाख 1 इस टाइप से फिल्मों वगैरह में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो द पर्सन कैरिंग आउट द ऑक्शन, और जो गुड्स है किसको बेचे जाते हैं, जो उसकी हाईएस्ट बिड लगाता है, हाईएस्ट बोली लगाता है, उसको गुड्स है वो बेच दिए जाते हैं। द पर्सन कैरिंग आउट द ऑक्शन सेल इन द ऑक्शनर, जो पर्सन है जो ऑक्शन के दौरान नीलामी कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्शनर, और ही इज द एजेंट ऑफ द सेलर, वो सेलर का एजेंट भी हो सकता है। सो ऑल द रूल्स ऑफ द लोअर एजेंसी अप्लाई टू देम, इसलिए जो सारे रूल्स हैं वो उस पर भी अप्लाई होंगे। बट इफ द ऑक्शनर विशेज टू सेल इज ओन प्रॉपर्टी, अगर मान लो ऑक्शनर अपनी प्रॉपर्टी को भी सेल करना चाहता है एज द प्रिंसिपल ही कैन डू सो, तो वह इस टाइप का कर सकता है। एंड ही नीड नॉट टू डिस्क्लोज द फैक्ट, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट अंडर दिस लॉ। देखो अगर गुड्स है वो लोट्स के अंदर सेल कर रहा है, मान लो गुड्स है उसको डिफरेंट हिस्सों के अंदर बेच रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक जो भी लोट्स है, जो ईच लोट्स है उनके लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाता है। ठीक है,
तो इन द ऑक्शनल सेल देयर कैन बी मैनी गुड्स ऑफ द सेल्स ऑफ मैनी काइंड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप से कर सकता है। इफ सम पर्टिकुलर गुड्स आर पुट अप फॉर द सेल्स इन लोट्स, अगर आप गुड्स है उनकी सेलिंग लोट्स में कर रहे हो, डिफरेंट लोट्स बनाकर कर रहे हो, तो हर लोट्स के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है वो बनेगा। कंप्लीशन ऑफ सेल्स, कंप्लीशन ऑफ सेल्स क्या कहता है कि भाई जब तक है ना ऑक्शनर है, यानी जो बोली लगाने वाला है वो हैमर के थ्रू ये मतलब जैसे ना हथौड़ा बजा कर ये कह नहीं देता कि भाई हाँ बोली पूरी हो गई है, तो तब तक है वो कंप्लीशन ऑफ सेल है वो नहीं मानी जाएगी, उसके अंदर वो चेंजमेंट कर सकता है ऑक्शनर। तो देखो दिस सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर से दैट इज कंप्लीट, जब ऑक्शनर कहेगा ना कि सेल्स कंप्लीट हो गई तभी मानी जाएगी। दिस कैन बी डन बाय द एक्शन आल्सो, इस टाइप से भी कर सकता है, लाइक फॉलिंग ऑफ हैमर यानी हथौड़ा को गिरा कर बजा कर, ऑन एनी कस्टमरी एक्शन और टाइप से। टिल द ऑक्शनर डज नॉट अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ सेल, तब तक ऑक्शनर है वो अनाउंस नहीं कर देता कि सेल्स है वो कंप्लीट हो गई, तो द प्रोस्पेक्टिव बायर्स कैन कीप बीडिंग, ठीक है, तब तक वो बीडिंग लगा सकते हैं। सेलर में रिजर्व राइट टू बीड है कि वे सेलर्स हैं जो बीड्स का जो राइट है वो अपने पास भी रिजर्व के रूप में वो रख सकता है, ठीक है, बोली लगाने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है यदि ऐसा अधिकार स्पष्ट सुरक्षित किया गया हो, ठीक है। इन द सेलर और एनी पर्सन ऑन द बिहाफ कैन बीड ऑन ऑक्शन, ठीक है, और विक्रेता या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग बोली है वो लगा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो आपकी 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना, ताकि आपको जो भी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।